हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई बीस आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनू कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक जोन 115। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बेसिक कंप्यूटर का यूनिट 1 है उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। यानी ये लेक्चर 2 है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एज ए लेक्चर में क्या क्या चीजें रहेगा, ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर देखे उनको पता होगा। जो लोग नहीं देखे हैं, स्लाइड पे मेंशन है। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर आपको एग्जांपल समझाए जाएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे उनके बारे में बताया जाएगा और एग्जाम्पल भी आपको होंगे। अब प्लस लास्ट में ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। ये हमारा लेक्चर का ओवरव्यू है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये लेक्चर कौन कौन देख सकता है? तो स्लाइड में आप लोगों को मेंशन है। बीसीए स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, या कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड का स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, उसका कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये कंपलसरी है, वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो जो अदर को, जैसे कोई ट्वेल्थ में उनका कंप्यूटर सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ होता है वैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट भी ऐड होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वो ये लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आप ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब लेक्चर को समझते हैं कि लेक्चर में है क्या, व्हाट इज, मतलब लेक्चर में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। इसके पहले आप लोग जो हमारा लेक्चर देखे होंगे, इसमें जो ग्रीन सेक्शन है, यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे जो हमारा ग्रीन सेक्शन है, वो जो हमारा ग्रीन सेक्शन है, ये यहाँ पे इन सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें आप लोग को डेटा का डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो कि लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये ग्रीन पार्ट जो है ऑलरेडी मैंने इसका लेक्चर बना दिया है और मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग ये जो नीला वाला सेक्शन है, उन सारी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आज हमारा क्या लेक्चर में, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज का लेक्चर क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम पहले कैसा था, अभी प्रेजेंट में कैसे हो गया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कमियां थी, क्या एडवांटेज था, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर कैसी होती थी, सेकेंड जनरेशन की, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि जो लेक्चर 1 था, वो लेक्चर 1 के सारे टॉपिक इसमें मेंशन हुआ है। तो लेक्चर 1 में मैंने ये सारी चीजें बताया हुआ था। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज लेक्चर 1 देख लीजिए, उसके बाद आप उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा, तो मैं आप लोग को बता पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप इस कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले देखिए, अभी आप लोग क्या करना है, लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है, खुद को थैंक यू बोलना है कि आप लोगों ने फिर से लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 कंटिन्यू किया, यानी अपने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है। तो खुद को थैंक यू बोलो, और कॉपी पेन अगर है तो कॉपी पेन उठाओ, आराम से बैठ जाओ वीडियो के सामने, ठीक है। केवल हेडिंग पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेनेशन बाद में आप वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले फोकस समझने पर रखना है आप लोग को, ठीक है। अगर कॉपी पेन नहीं भी है तो आराम से बिस्तर में, ठंडी का दिन है, सोए रहो आराम से, एक बार लेक्चर को देखो, उसके बाद में भी आप लोग नोट्स लिख सकते हैं। तो लेक्चर का पहला हेडिंग है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री का मतलब आप लोग समझते हैं कि फ्यूचर में जो भी चीजें होती रहती है, जो बीती हुई चीजें हुई होती है, जिस फील्ड का हिस्ट्री होगा उस फील्ड का हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि भारत की हिस्ट्री, कोई बोलेगा दूसरे देश का हिस्ट्री, तो उस देश के लिए जो पास्ट में जो चीजें हुई होती है, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब इवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो चेंजेज आया, उस चीज को पढ़ना, वही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। बोल रहा है द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स, लॉजिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग।
जो कंप्यूटर में इवोल्यूशन हुआ है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है? ह्यूमन प्रोग्रेस को, कि हमारा मानव जो प्रजाति है वो कितना डेवलप हो गई है। पहले मैथमेटिक और लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस को कैसे कैसे करती थी, अभी कैसे कर रही है। यानी द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। समझ में आ रहा है? किसमें? लॉजिक में और मैथमेटिक्स में जो प्रोग्रेस हुआ है उस चीज को क्या दिखा रहा है? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर दिखा रहा है। ठीक है, और इसका उपयोग किस लिए होता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को, जिसे हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि सर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब हम लोग समझ गए कि हाँ, कि कंप्यूटर में जो भी डेवलपमेंट आया है उसको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन सर इसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ? तो इसमें देखिए 4 डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर जब भी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात होती है तो इसमें 4 डिवाइसेस मेंशन किया जाता है। सबसे पहले एबेकस नाम का एक डिवाइस होता है, जिसके बारे में बचपन में हम लोग देखे होंगे, एक सिलेट होता है, उसके बारे में वन बाई वन समझेंगे। दूसरा हमारा है मैकेनिकल डिवाइस होता है। फिर थर्ड हमारा है एनालिटिकल इंजन है होता है। और फोर्थ हमारा है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये सारे जो है ऐसे, सबसे पहले एबेकस आया, फिर मैकेनिकल डिवाइसेस आए, फिर एनालिटिकल इंजन आया, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स आए। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये चारों है क्या और चारों कैसे काम करता है और कैसे हमारा कंप्यूटर डेवलप हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, सबसे पहले देखो ये एबेकस का पिक्चर है, इसको ध्यान से देखो। आप लोग बचपन में स्लेट पे खेले हो ना, स्लेट के पास में भी रहता था पहले। हम लोग बचपन में खेलते तो ऐसे ही होता था, कभी कभी गुस्सा में स्लेट मार देते थे, सर भी फटा। मेरा फोड़ा था, एक स्टूडेंट था, मेरा दोस्त था। अभी मतलब तो दोस्ती हो गया, बचपन में बहुत मारपीट करते थे हम लोग, मतलब थोड़ा बहुत तो शरारत होता था बचपन में, सब लोग करते थे। तो वो उसके कोर से मार के यहाँ पे मेरे को फाड़ दिया था यहाँ पे। मतलब उतना छोटा सा लगा था, बच्चे में थोड़ा सा भी लगता है तो समझते ही, पूरा मतलब बवाल हो गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बवाल वाली बात नहीं करनी, अभी हम लोग को समझना है कि एबेकोस में क्या होता था। तो ये देखिए, ये रॉड जो लगा है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट लगे होते हैं। तो ये जो गुड़िया लगा हुआ है, इसको गुड़िया बोलते हैं हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में, गुड़िया। तो इससे कैलकुलेशन होता था। अब कैलकुलेशन कैसे होता था? यहाँ पे नंबर का जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, इसी से हम लोग करते थे। अब देखो, ये जो हमारा एबेकस आया था, इससे कैलकुलेशन कौन से समय पे होता था? क्या अभी हम लोग इससे करते नहीं करते थे? बोला दी एबेकस इज अर्लीस्ट नोन एज कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप अराउंड द 3000 बीसी। 3000 बीसी में इसका क्या हुआ था? यूज होता था कैलकुलेशन के लिए। तो आपसे कोई पूछेगा, बताइए कि 3000 बीसी में हम लोग को कैलकुलेशन करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते थे? तो आप लोग बोलोगे सर कंप्यूटर तो बताए थे, कंप्यूटर का उपयोग होता है कैलकुलेशन के लिए। अरे लेकिन कब? समय की बात है ना, जब कंप्यूटर बना ही नहीं था तो कैसे हम लोग डायरेक्ट ये वाला मॉडर्न कंप्यूटर थोड़ी यूज करते थे, नहीं करते थे। उस समय पे ये कंप्यूटर नहीं था, उस समय पे क्या था? 3000 बीसी पहले हमारे पास क्या था? एबेकस था, उसी से हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी है कैलकुलेशन की चीजें हम लोग करते थे। तो आपसे कोई पूछेगा कि 300 बीसी के पहले कौन से डिवाइस से हम लोग कैलकुलेशन का काम करते थे, तो आपका आंसर होना चाहिए एबेकस, जो कि ये दिख रहा है आप लोग पिक्चर में। अच्छा, इसमें क्या होता था ये बता रहा है इसमें कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेम विथ रॉड और वायर्स कैरिंग मूवेबल बीट्स। ये बीट्स इसको बोलते हैं, जो छोटा छोटा इसमें दिख रहा है ना, इसको बीट्स बोलते हैं। वेयर ईच रॉड रिप्रेजेंट अ प्लेस वैल्यू, यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स। जैसे ये रॉड जो है ना, वो वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं, कि जैसे यूनिट है, टेन इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि हमको 220 लिखना है, तो 220 कैसे लिखेंगे? सपोज मान लो कि थर्ड वाले को हम मान लिया 100, तो यहाँ पे इसमें कितने हम रखेंगे सेक्शन? 2 इसमें रखेंगे। अब 20 लिखना है तो 220 लिखना है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और इसमें एक भी नहीं रखेंगे। एक भी नहीं रखने का मतलब 0, तो 220 हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते थे अबेकस में। तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि अबेकस में कैसे कैलकुलेशन होता था। अब आते हैं कि सर अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे होते थे। इसमें मेंशन है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन such as addition, subtraction, multiplication and division are performed by moving the bits according to the fixed rules.
जैसे इसका कुछ रूल्स है, जैसे अभी आपको बताया कि ये थर्ड वाला जो लाइन है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ वाला 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस तरह से हमको नंबर अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे नंबर? तो सब में 10 रहता है, इसमें ऐसे ऐसे नॉर्मली दिखा है, लेकिन सब में 10 रहता है। तो सब में हम लोग 9, सॉरी 10 नहीं रहता, 9 रहता है। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो कि हमको 2003 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो 1000 वाला 4 लाइन है उसमें कितना लिखेंगे, दो दो गुड़िया को एक साइड करेंगे, और नेक्स्ट वाले में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कुछ जीरो है तो 2003 लिखना है, तो ये दोनों को खाली रखेंगे, ऊपर वाले में 3 रखेंगे, तो 2003 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, अबेकस में कैलकुलेशन करते थे। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि पहले कौन सा डिवाइस कहाँ से कैलकुलेशन होता था। एबेकस की कहानी ही ऐसी है, इंटरेस्टिंग। चलो अब आते हैं कि दी एबेकस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इंट्रोड्यूस अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। ये अब्स्ट्रैक्ट नंबर रिप्रेजेंटेशन होता था नंबर्स का, तो ये इसलिए सिग्निफिकेंट हो गया। अबाउट एन एल्गोरिथम थिंकिंग फ्रेमिंग द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटेशन। जिसे कंप्यूटर में कैलकुलेशन होता था ना, ये वैसे ही है, लेकिन मेन बात है कि ये मैनुअल कैलकुलेशन होता था, इसमें बिना ह्यूमन के नहीं होगा। जिसे हम लोग रूल्स फॉलो करते थे, तो अब मान लो कि हम रूल्स फॉलो करते थे, तो कहने का मतलब कि रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम ही लोगों को सब करना पड़ता है, किस में 2 रखना है, किस में 4 रखना है, किस में बिट्स 0 रखना है, किस में बिट्स 10 रखना है, किस में बिट्स 5 रखना है। तो समझ में आ रहा है, तो बिट्स की संख्या हम ही लोग को डिसाइड करना पड़ता था कि किस तरह से हम लोग को इसमें इस रड के अंदर कौन से रड में कितना रखना है, ये सब हम ही लोग को डिसाइड करना है। इस वजह से इसका डिसएडवांटेज था कि मैनुअली ही सारी चीज हम लोग को करना पड़ता था, और कैलकुलेशन भी मतलब उतना आसान नहीं था। जिनको रूल्स नहीं पता होगा उनको कैलकुलेशन भी करने में दिक्कत होगी, और रूल्स इतना इजी भी नहीं होता था हमेशा। जैसे अभी आप लोग एक रूल्स, ऐसे केवल एक ही रूल्स थोड़ी है कि इसको 1000 मान लिए, ये मान लिए, ऐसे और भी रूल्स होंगे जिन रूल्स के बारे में हम लोग नहीं जानते। तो अगर रूल्स नहीं पता होगा तो कैलकुलेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस सिग्निफिकेंट तो था, लेकिन मेन बात है कि इसमें प्रॉब्लम भी था। प्रॉब्लम क्या था कि दिक्कत आती थी, सबको रूल्स नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अच्छा चलते हैं, जो इसमें 5th नंबर स्टॉप है वो क्या बोल रहा है, ऑल्थो इट इज एन मैनुअल एंड नॉन प्रोग्रामेबल डिवाइस, इट मार्केट द फर्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर बाय असिस्टिंग ह्यूमन कैलकुलेशन। अच्छा चलो, हम लोग इसका बुराई करें या शिकायत करें, लेकिन एक चीज तो हम लोग को मानना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर का फाउंडेशन है वो एबेकस से ही स्टार्ट हुआ है। ये अगर बोला जाए कि फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कब कौन से डिवाइस से स्टार्ट हुआ है, तो एबेकस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। 3000 बीसी पूर्व भले ही इससे कैलकुलेशन करते थे, लेकिन बिना इसको पढ़े हम लोग नहीं बढ़ सकते आगे। जब भी हिस्ट्री की बात होगा एबेकस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इसमें क्या याद रखना है कि एबेकस क्या है। तो एबेकस एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता था, उसमें रॉड्स आते थे और उसमें बीट्स लगे होते थे। ठीक है, जिसमें जो रॉड्स है वो यूनिट को रिप्रेजेंट करते, कोई 10 को रिप्रेजेंट करता था, कोई 100 को, कोई 1000 को, कोई 10,000 को, कोई ऐसे रिप्रेजेंट करता था। तो इस तरह से कैलकुलेशन होती थी। अब इसमें बोल रहा है कि जो ये है ना मैनुअल डिवाइस, इसमें कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर, सब का कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो ये हमारा जो है एबेकोस है। एबेकोस में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि एबेकोस क्या है, कब इसका उपयोग किया जाता था, और कैसे कैलकुलेशन होती थी, इसमें कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। बाकी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को एबेकोस समझ में आए कि एबेकोस कैसा डिवाइस है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एबेकोस में हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअल डिवाइस है। अच्छा, एबेकोस में कैलकुलेशन क्या ऑटोमेटिक होता था? बिल्कुल नहीं, मैनुअल कैलकुलेशन होता था। तो ये चीजें हम लोग को समझना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि कंप्यूटर का फाउंडेशन सबसे पहले कौन से डिवाइस से शुरुआत हुआ, तो एबेकोस से स्टार्ट हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एबेकोस से कैलकुलेशन कब होता था, तो 300 बीसी से पहले एबेकोस से ही कैलकुलेशन होती थी। ठीक है, तो ये हमारा एबेकोस का ओवरव्यू है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस की तरफ पढ़ते हैं, तो उस चीज को समझेंगे हम लोग। सबसे पहले एबेकोस हम लोग समझ चुके हैं, और आप लोग भी विश करते हैं कि आप लोग भी समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन भी आप लोग पूछ सकते हैं, इसके लिए आप लोग फ्री है। तो आगे बढ़े, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, इसमें आते हैं, हम लोग समझते हैं मैकेनिकल डिवाइस क्या होता है। अच्छा, तो ये समझना बहुत मतलब आप लोग जरूरी है कि मैकेनिकल डिवाइस क्या होता था, ये कैसे काम करता था।
तो सबसे पहले तो समझते हैं मैकेनिकल डिवाइस क्या होता है। बोल रहा है मैकेनिकल डिवाइस वेयर फर्स्ट ऑटोमेटेड टूल्स डिजाइनेड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि जोड़ घटाव गुणा भाग को ही अर्थमेटिक ऑपरेशन कहा जाता है। चाहे अबेकोस में हो चाहे किसी भी डिवाइस में हो, ये चार ऑपरेशन को ही क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन बोला जाता है। इसमें रिमाइंडर भी फाइंड किया जाता है। तो इस जनरली आप रिमाइंडर फाइंड करोगे तो बिना डिवीजन के तो फाइंड करोगे नहीं। तो जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चार चीज हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, अर्थमेटिक। तो बोल रहा है कि मैकेनिकल डिवाइस जो वे डिवाइस थे जिसमें फर्स्ट टाइम ऐसा उसको डिजाइन किया गया था कि ऑटोमेटिक उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होता था। बोल रहे मैकेनिकल डिवाइस वर द फर्स्ट ऑटोमेटिक टूल mechanical device were the first automated tools designed to perform arithmetic operation। माने ऐसा ये पहला डिवाइस था जो ऑटोमेटेड टूल था। ऑटोमेटेड मतलब इसमें ज्यादा मैनुअली मतलब मैनुअली हम लोग को ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ता था, ज्यादा इफर्ट नहीं लगाना पड़ता था। तो ऐसे डिवाइसेस जो होते थे वो मैकेनिकल डिवाइसेस होते थे। अब इसमें समझते हैं कि क्या होता था। बोल रहा है सबसे पहले तो समझेंगे भाई इसको किसने बनाया था, भाई ये कौन इंसान था जिसने हम लोग को इतना काम आसान कर दिया। मैनुअली हम लोग इतना बीट्स को लेफ्ट राइट कर दिया बिकॉज में इतना मेहनत कर रहे थे, इसको 1000 इसको 100 याद रखना पड़ता था, बहुत सारा टेंशन को ये कम कौन किया भाई, ये महान आत्मा कौन है। तो ये महान आत्मा जो थे ब्लेस ब्लेस पास्कल थे। ये पास्कल जी थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। इन्हीं के नाम पे एक और मैकेनिकल डिवाइस है जो 1642 ईस्वी में इन्होंने बनाया था, सॉरी 1642 में इन्होंने बनाया था। क्या, पास्कलाइन। इन्हीं के नाम पे पास्कलाइन का नाम पड़ा है। तो अब इस ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पास्कलाइन किसको रिप्रेजेंट करता है और उसमें वैज्ञानिक के नाम दे देगा। तो बेसिल ब्लेस पास्कल जो है इन्होंने ही पास्कलाइन का इन्वेंट किया था और डिजाइन किया था, आविष्कार किया था। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि मैकेनिकल डिवाइस क्या होता है कि ये फर्स्ट ऐसा टूल होता है जो ऑटोमेटेड टूल होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और एक एग्जांपल जो है पास्कलाइन, जिसको ब्लेस पास्कल ने क्या किया था, इन्वेंट करा था, किस लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर का काम ही है कैलकुलेशन करना। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, इसका समझते हैं। इसमें बोल रहे इट वाज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर दैट परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन यूजिंग अ सिस्टम ऑफ गियर्स एंड व्हील्स। अब समझो जैसे उसमें तो बीट्स होता था, क्या होता था, बीट्स होता था, गुड़िया होता था, रड में ऐसे लेफ्ट राइट कर करके हम लोग कैलकुलेट कर। लेकिन इसमें क्या, गियर होता है। गियर क्या होता है, तो आप देखोगे ना, जैसे आप अच्छा कौन कौन गन्ना पीने नहीं यार, गन्ने का रस कौन कौन पिया है, तो उसमें देखते हो उसमें वो जैसे ऐसे खांचे के जैसे सराउंड बना होता है उसको गियर बोलते हैं। तो इसमें भी मैकेनिकल डिवाइस में गियर ही होता है। तो इसमें क्या होता है, उसके नंबर से कैलकुलेशन होता था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए अबेकोस में कैलकुलेशन का काम किसके मदद से होता था, तो बीट्स और रॉड की मदद से होता था। किसके मदद से, बीट्स एंड रॉड। सर अब तो पढ़ा रहे मैकेनिकल अबेकोस क्यों, क्योंकि अबेकोस को बिना छोड़ मतलब समझे हम इसको नहीं समझेंगे। उसमें बीट्स और रॉड की मदद से कैलकुलेशन होता था, और इसमें हमारा गियर और व्हील की मदद से। ऐसे व्हील भी होता है जो नचाने वाला होता है, उसको व्हील बोलते हैं, जिससे नचाया जाता है, गियर को घुमाया जाता है। अब देखोगे ना, जैसे अब गन्ना का रस निकालता है तो एक हाथ से ऐसे घुमाता है ना, तो उसको व्हील बोलते हैं। और जो जो गियर लगा रहता है, ऐसे खांचा बना रहता है गियर व्हील के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, गियर बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। साइकिल में भी देखोगे पीछे गियर बना होता है, बड़ा वाला पाउडर ऐसे मारते हो, समझ में आया, तो साइकिल चलती है। तो कहने का मतलब क्या है, व्हील और गियर की मदद से हमारा मैकेनिकल डिवाइस में कैलकुलेशन होता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पास्कलाइन जो डिवाइस है इसको किसने इन्वेंट किया था, तो इसका आंसर आपका होगा ब्लेस पास्कल। और ये कब इन्वेंट हुआ था, तो 1642 में इन्होंने इन्वेंट करा था। और इसमें कैलकुलेशन जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता था वो किसके मदद से होता था, तो इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो होता था वो गियर एंड व्हील्स के मदद से होता था। किसके मदद से, गियर एंड व्हील्स के मदद से होता था। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। यही एग्जाम में आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज भूलना नहीं है, इसको ध्यान से रखना है कि अबेकस में बीट्स और रॉड की मदद से कैलकुलेशन होता था, लेकिन वो मैनुअल था। लेकिन इसमें किसके मदद से, गियर और व्हील्स की मदद से कैलकुलेशन होता है। और ये कब इन्वेंट हुआ था, 1642 में। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत, आई बीस के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत तो क्वेश्चन प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछेंगे आप लोग।
चलिए, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये लेबनीज कैलकुलेटर क्या है। सबसे पहले समझो, कैलकुलेटर इन्होंने एक लेबनीज नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा था, एक कैलकुलेटर ओपन मतलब इन्वेंट करा था, ओपन नहीं करा था, इन्वेंट करा था। तो इस कैलकुलेटर का ही नाम उनके नाम पे पड़ गया, लेबनीज कैलकुलेटर। अब इसमें क्या होता है, बोल रहा है कि डिजाइनेड बाई, ठीक है, गोटफ्रीड विलियम लेबनीज, इट कुड परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इंप्रूविंग अपॉन पास्कल डिजाइन। देखो ये बिल्कुल सिमिलर है, किसके जैसा, पास्कलाइन के जैसा ही है, क्योंकि ये भी मैकेनिकल डिवाइस है। तो ये उसी का जैसा, उसी का मतलब एक अपडेटेड वर्जन है। पास्कलाइन जो डिवाइस है, जिसको ब्लेस पास्कल ने बनाया था, 1642 में बनाया था, और 1673 में इसी को मॉडर्न फॉर्मेट में थोड़ा सा और डेवलप करके लेबनीज नाम के एक वैज्ञानिक ने एक कैलकुलेटर बनाया था, जो कि उसमें उसमें क्या होता था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता था। लेकिन इसमें क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है। ध्यान देना, जो इसके पहले जो मैंने डिवाइस के बारे में बताया था, कौन सा डिवाइस था जी, पास्कलाइन था, जो कि मैकेनिकल डिवाइस था, उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता था। लेकिन इसमें मल्टीप्लीकेशन, देखो मल्टीप्लीकेशन और प्लस क्या होता था, डिवीजन। किसमें, जो पास्कलाइन डिजाइन था उसी में इंप्रूव करके ये दोनों फीचर ऐड कर दिया इन्होंने। कोई दिक्कत है? सबसे पहले समझना कि ये जो लेबनीज कैलकुलेटर है, कब आया था, 1672 में, 73 में आया था। और ये जो होता है, इसमें एडिशन और मल्टीप्लीके सॉरी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का फीचर ऐड हुआ था बाई एडिंग, मतलब फीचर ऐड कर दिया गया। किसके द्वारा ऐड किया था, तो जिन्होंने ये डेवलप किया था, लेबनीज के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि दिस डिवाइस दिस डिवाइस रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट कैलकुलेशन बाई मैकेनाइजिंग रिपीटिटिव टास्क। जैसे जो मैकेनिक्स यूज करके, एक मैकेनिज्म यूज करके इन्होंने क्या करा था, जो कैलकुलेशन है ना उसको रिड्यूस कर दिया और मतलब इजी बना दिया। मतलब कह सकते हैं कि जो पास्कलाइन में जो इफर्ट लगता था, उस इफर्ट को और कम करने में लेबनीज कैलकुलेटर ने क्या करा, ऑल हेल्प करा है हम लोग को। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है थ्रू दिस लिमिटेड स्पीड, बोल रहा है कि इसमें लिमिटेड स्पीड था, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी थी इसमें। दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ऑटोमेटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, पेविंग द वे ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब देखो इससे क्या हुआ कि जैसे पहले तो हम लोग जो मैकेनिकल डिवाइसेस होता था, उसमें केवल जैसे पास्कलाइन है, तो उसमें सब्सट्रैक्शन और एडिशन ही कर पाते थे। लेकिन जो लेबनीज कैलकुलेटर है, उसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों कर पाते हैं। और प्लस ये जो कैलकुलेशन होता था वो मैकेनिज्म वाइज होता था, मतलब ज्यादा हम लोग को उसमें इफर्ट नहीं लगाना पड़ता था। सेम व्हील और गियर की मदद से इसमें भी कैलकुलेशन होता था, क्योंकि ये पास्कलाइन का ही डेवलप वर्जन है। अब देखो, अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हील और गियर के मदद से कैलकुलेशन कौन से डिवाइस में होता था, उसमें पता है ऑप्शन क्या दे देगा, आपको पास्कलाइन नहीं देगा, ऑप्शन में पास्कलाइन उड़ा देगा। अब आप बोलोगे अरे हम लोग तो पास्कलाइन में पढ़े थे, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो चूंकि उसी का डेवलप वर्जन है, तो इसमें भी क्या होगा, गियर होगा और व्हील होंगे कैलकुलेशन के लिए। तो आपको बस ध्यान रखना है कि किसके मदद से कैलकुलेशन होता था, और किसने बनाया था, और कब बनाया था, और इसमें क्या फीचर ऐड किया। केवल चार चीज आपको याद रखना है इस डिवाइस में, कि इसको 1673 ईस्वी में, इसको 1673 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा, लेबनीज साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने पास्कलाइन नाम के जो मैकेनिकल डिवाइस था, उसमें ऐड कर दिया था क्या फीचर, एडिशन सॉरी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन नाम का फीचर ऐड किया था, जिससे क्या होगा, ये और इजी हो गया कैलकुलेशन को करने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे डिवाइस को समझते हैं, जो कि है हमारा दूसरा डिवाइस क्या है हमारा, उस चीज को समझते हैं।
हमारा जो दूसरा डिवाइस है वो क्या है, हमारा है एनालिटिकल इंजन। जैसे आपने पहला एबेकस पढ़ा, फिर मैकेनिकल डिवाइस पढ़ा। मैकेनिकल डिवाइस में दो डिवाइस हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एक पास्कलाइन पढ़े हैं और एक लेबनीज कैलकुलेटर पढ़े। पास्कलाइन पास्कल के नाम से है और लेबनीज लेबनीज कैलकुलेटर उन्हीं के नाम, उन्होंने बनाया, अपना नाम रख दिया कि भाई हम कंप्यूटर बनाने में, एवोल्यूशन में हमने मदद किया था, हमारा भी नाम याद रखना चाहिए। एक 1642 में बना था और एक 1673 में बना था। ये आप लोग को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं एनालिटिकल इंजन क्या होता है। तो अब जो आप लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते थे, तो अब यहाँ पे देखो, एनालिटिकल जो इंजन है ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था जी? सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये कब बना था, कब बना था जी? 1830 में बना था। कब बना था? 1830 में चार्ल्स बेबेज नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन का डेवलपमेंट किया था, मतलब बनाया था, इन्वेंट किया था। अब हम लोग समझें कि भाई ये एनालिटिकल इंजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इतना जरूरी था, क्यों, कैसे बोल रहे हैं, क्यों हम चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा कंसीडर करते हैं, हालांकि बाकी लोगों ने भी तो कंप्यूटर में कंट्रीब्यूट करा था। आप पास्कलाइन को ले लो, लेबनीज को ले लो, तो इन लोगों ने भी तो कंप्यूटर में हेल्प करा था ना इवोल्यूशन में, लेकिन इनको फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं बोलते हैं। लेकिन चार्ल्स बेबेज को क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं? जबकि इन्होंने बाद में कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है वो ऐड किया था इन्होंने, चाहे उसको जो भी चीजें लाया था, लेकिन उसमें अलग क्या था, वो उस चीज को हम लोग आज समझने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि 1830 में एनालिटिकल इंजन बना था, जिसको चार्ल्स बेबेज नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। अब ये देखो, सबसे पहले देखो, ये वर्ल्ड का मतलब दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते थे। क्या कर सकते थे? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम उसमें डाल सकते थे, जो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक काम करता था। यानी प्रोग्रामेबल कोई डिवाइस अगर किसी ने बनाया था, तो किसने बनाया था? आपके चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब बोलो सर, प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है? माने इसमें आप प्रोग्राम पहले से लिख दोगे कि हम ये अगर प्रेस करेंगे इसका मतलब ये हुआ, अब वैसा ही एक प्रेस करने पर हमारा काम करेगा, दो प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा, और वैसा ही काम करेगा कंप्यूटर। यानी प्रोग्रामिंग कर दिया जाए, पहले से कोडिंग कर दिया जाए उसमें, और उस हिसाब से हमारा डिवाइस काम करे। तो ऐसा एनालिटिकल इंजन का जो डेवलपमेंट किया गया है, वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया है, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं, सबसे पहले इसमें समझते हैं कि इसमें बहुत इंपोर्टेंट चीज क्या है, व्हाट इज इंपोर्टेंट चीज क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये इतना इंपोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले समझो कि ये लेड द थियोरिटिकल फाउंडेशन ऑफ ऑल मॉडर्न कंप्यूटर। जितना अभी तक कंप्यूटर आया ना, उसका थियोरिटिकल जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कौन लेकर आया है? ये हमारा एनालिटिकल इंजन लेकर आया, जिस किसने डेवलप करा है? चार्ल्स बेबेज ने 1830 में इन्होंने इन्वेंट करा है। अब इसमें बोल रहा है कि सेकंड इसका क्या है भाई, क्या क्या ऐसा चीज है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेपरेशन। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे अलग अलग कर दिया जाता है और कैसे ऐड किया जाता है, इसका भी कॉन्सेप्ट इसमें एनालिटिकल इंजन में आया हुआ था। अब इसमें बोल रहा है कि डिमोन्स्ट्रेट द मैकेनिक्स कुड फ्लो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है, जिसको इसका डिजाइन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम लोग जो पहले से कोड रखेंगे उसको, वो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया है इसमें, कि कैसे वो काम करेगा, जिससे क्या होगा कि हम नया भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, नया भी कोड कर सकते हैं। जैसे कुछ डिवाइस हो तो हम पहले से बना दी उसी तरह से काम करेगा, उसमें चेंज करेंगे तो नया डिवाइस बनाना पड़ेगा। लेकिन एनालिटिकल इंजन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको नया डिवाइस बनाने की जरूरत नहीं, उसी डिवाइस में नया आपको मैकेनिक्स ऐड कर सकते हैं, नया कोड ऐड कर सकते हैं, जिससे वही डिवाइस अलग अलग तरह का काम कर पाएगा। तो समझ रहे हो, मतलब एक ही डिवाइस से अलग अलग काम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। तो सबसे पहले देखो, समझो कि किसने डेवलप करा था? चार्ल्स बेबेज ने। कब डेवलप करा था? 1830 ईस्वी में डेवलप किया था। और एनालिटिकल इंजन क्या होता है? तो एनालिटिकल इंजन एक तरह का कैलकुलेशन करने वाला डिवाइस होता है, जिसमें प्रोग्रामिंग करा जा सकता है। और ये वर्ल्ड का ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस था। कब? 1830 ईस्वी में पहला ऐसा डिवाइस बना था जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते थे।
और ऐसा करने वाले हमारे चार्ल्स बेबेज थे, जिस वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इसमें सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था इस डिवाइस के बनने के बाद। फिर इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, और प्लस इसमें मैकेनिक्स जो होता है वो भी कुड फ्लो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कहने का मतलब क्या है, कैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फ्लो करता है वो चीज क्लियर इसमें एक्सप्लेन किया गया है और क्लियरली समझाया गया है, जिससे क्या हो सकता है कि हम लोग नया भी मैकेनिक्स बना सकते हैं। मैकेनिक्स मतलब नया कोड बना सकते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर दूसरा भी काम कर पाए। अब आते हैं कि इसमें थोड़ा कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा एनालिटिकल इंजन है, उसके थोड़ा कंपोनेंट के बारे में, ये यहाँ पे पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, इसके थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। बोल रहा है अनलाइक अर्लियर कैलकुलेटर इट हैड इसेंशियल कंपोनेंट सिमिलर टू मॉडर्न कंप्यूटर। जो अर्लियर जो कंप्यूटर्स बन रहे थे और जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर बन रहे हैं, तो उनके जैसा ये नहीं था, बिल्कुल अलग है ये कैलकुलेटर। और इसमें क्या था, इसेंशियल कंपोनेंट माने जो जरूरी कंपोनेंट होना चाहिए वो इसमें रहता है। समझ में आ रहा है, इसमें जरूरी जो कंपोनेंट हम लोग को चाहिए वो पूरा कंपोनेंट इसमें रहता है। जैसे आप लोग अभी हम आप लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, तो इसमें इनपुट का सिस्टम रहता था, जिसके मदद से हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, कोड दे सकते थे, काम करने के लिए कमांड दे सकते थे। तो इसमें इनपुट सिस्टम होता है, फिर प्रोसेसिंग इसमें सिस्टम होता है, फिर स्टोर करने के लिए, जैसे मान लो हमने एक कोई कमांड दे दिया, अब वो कमांड के साथ कोई दूसरा भी और, जैसे मैंने बोल दिया कि ये लिफ्ट करो, लेकिन लिफ्ट में क्या लिफ्ट करना, हमको किसी चीज को उठाना है, क्या चीज उठाना है, तो हमको बताना पड़ेगा, दूसरा हमको इनपुट देना पड़ेगा, तो पहला इनपुट कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। तो यहाँ पे मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट इसमें आया था, किसमें, एनालिटिकल इंजन में। फिर हमारा प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा आउटपुट होगा, तो उसमें एक डिस्प्ले भी था जिसमें हमारा रिजल्ट दिखता था। समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें कंडीशनल ब्रांचिंग एंड लूप्स का भी कॉन्सेप्ट था। कंडीशनल ब्रांचिंग मतलब कि अगर ऐसा हम प्रेस करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और जब तक ऐसा नहीं करेंगे ये काम चलते रहेगा। तो इस तरह की चीजें भी इसमें ऐड किया है। जैसे मान लो कि हम बोल दिए कि तुम गाना गाओ, तो अब कंप्यूटर को हम बोल दिए, एनालिटिकल इंजन को बोल दिए कि तुमको गाना गाना है, तो अब एनालिटिकल इंजन बने, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस समय गाना गाता है नहीं गाता था, लेकिन मान के चलो कि इसको मैंने कोई काम दे दिया, तो अभी इसको गाना गाने के लिए बोल दिया ना, तो इसको जब तक हम मतलब एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू जब तक चाहे एक लूप दे देंगे कि 2 घंटे के लिए चलो, तो 2 घंटे तक गाना चलते रहेगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक लूप को फॉलो करेगा, यानी कंडीशन को फॉलो करेगा। तो कंडीशन और ब्रांचिंग का भी कॉन्सेप्ट इसमें आया था। तो ये ही सबसे स्पेशल चीज है, जिसके बाद हम लोग चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना, क्यों बोला जाता है, समझ रहे हो कितना मतलब अच्छा आविष्कार इन्होंने किया था। नहीं तो पास्कलाइन और लेबनीज कैलकुलेटर लेकर हम लोग घूमते रह जाते और हम लोग आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। अब आते हैं कि बोल रहे ऑल थ्रू नेवर फुली बिल्ट बेबेज लाइफ टाइम ड्यू टू द टेक्निकल लिमिटेशन द एनालिटिकल इंजन इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लाइक प्रोग्रामेबिलिटी एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। सबसे मेन फीचर इसका, अगर एनालिटिकल इंजन के सबसे आपसे कोई पूछे कि बताइए एनालिटिकल इंजन का मेन फीचर क्या है, क्योंकि अगर आप देखो तो मैकेनिकल डिवाइस में तो इनपुट देते थे, उसमें भी तो प्रोसेसिंग होता था, उसमें भी तो आउटपुट मिलता था, लेकिन इसमें ऐसा क्या फीचर था जिसके वजह से ये स्पेशल कैलकुलेटर डिवाइस बना। इसमें मेन फीचर है प्रोग्रामेबिलिटी एंड स्टोर करने की, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी। ये दो चीजें जो है एनालिटिकल इंजन को बिल्कुल अलग बना देता है, क्योंकि मैकेनिकल डिवाइसेस में जो आता था, जो पासलाइन आता था और लेबनीज कैलकुलेटर आता था, उसमें ऐसा स्टोर करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। और इसमें भी कुछ लिमिटेशन, किसी में सब्सट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो किसी में केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट बाद में ऐड हुआ, पहले नहीं था। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें लिमिटेशन है, केवल इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट दे देगा, स्टोर करने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मान के चलो वो रिजल्ट हमको कभी फ्यूचर में बाद में देखना हो तो क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। लेकिन हमारा जो एनालिटिकल इंजन जो डेवलप हुआ था, इसमें क्या था कि जो रिजल्ट हमको मिला वो चाहे तो हम सेव भी कर सकते हैं और उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डेवलप हुआ है, किसमें, एनालिटिकल इंजन में, जिसके वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग समझ गए सर, आप इतना बता रहे हैं कि हाँ एनालिटिकल इंजन इतना इंपोर्टेंट है, इस वजह से इंपोर्टेंट है, किस वजह से, कि इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं। इस दो चीज की वजह से एनालिटिकल इंजन और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है।
अब इसमें एक और चीज समझते हैं कि सर फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग समझ गए, इसमें एडम लवलेस का क्यों नाम आ रहा है? अच्छा, तो यही तो समझना है, आप लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े होंगे। तो इसमें लिखा है कि एडम लवलेस रोड द फर्स्ट एल्गोरिथम इंटेंट फॉर द इंजन हर द अर्निंग हर द टाइटल ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगर आपको कोई पूछे कि वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोग्रामर कौन है, तो एडम लवलेस, जिसको मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी बोला जाता है और मदर ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से भी जाना जाता है। मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, पहले उन्होंने ही प्रोग्राम लिखा था। जैसे बोला लड़की लोग इंसल्ट मत करना भाई, क्योंकि आज वो लोग प्रोग्राम नहीं लिखे होते तो आज हम लोग कंप्यूटर पर बैठ करके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करते। कॉन्सेप्ट जो हमारा ऑटोमेटिक काम चल रहा है वो चीजें नहीं होती। समझ में रहा ना? तो रिस्पेक्ट तो बनता है, इन लोगों के लिए भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग में इन लोगों का रोल है। सुनो, शकुंतला देवी के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने कि वो कौन है, फिर आपको मैंने बताया एडम लवलेस के बारे में। तो ये सीखो, जैसे उन्होंने इंजन बनाया वैसे ही इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम भी लिखा था। किसके लिए? उस एनालिटिकल इंजन के लिए। अगर प्रोग्राम ही नहीं रहेगा तो एनालिटिकल इंजन होने का क्या ही मतलब है? तो ये चीज आप लोग को समझना होगा। सबसे पहले उनको एनालिटिकल इंजन समझ में आया होगा कि कैसे डिजाइन हुआ है, कैसे बना होगा, तब जाकर तो उन्होंने प्रोग्राम लिखा होगा। तो इस तरह से भाई अंडर एस्टिमेट बोलते हैं ना, मतलब मिस अंडरस्टूड है हम लोग कि उन लोग के पास ऐसा दिमाग है, ऐसा सजना नहीं है। बहुत हाई आईक्यू होता है उन लोग का। तो अभी हम लोग बस इतना समझते हैं कि एनालिटिकल इंजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर करने वाला गुण आ गया है, प्रॉपर्टीज आ गया। दूसरा, उसमें प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड का पहला उस समय पे एक ऐसा डिवाइस आया था, कौन? एनालिटिकल इंजन, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते थे और उसमें क्या कर सकते थे? इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते थे, जिससे हम लोग कोई रिजल्ट बाद में भी देख सकते थे। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें जो है एक लूप और कॉन्सेप्ट के थ्रू, कोई काम हमको थोड़ी देर बाद में भी कराना है, थोड़ी देर बाद में भी हम लोग उसको रन करवा सकते थे। यानी लूप और कॉन्सेप्ट का भी इसमें फीचर था। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, किसने इन्वेंट किया? तो चार्ल्स बेबेज ने करा था। कब किया था? 1830 ईस्वी में किया था, सॉरी 1830 में किया था। और इसमें क्या अलग फीचर था? तो इसमें इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने और उसमें प्रोग्रामिंग करने की कैपेबिलिटी थी। ये फीचर याद रखना है, प्रोग्रामिंग करने और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी, यही इसको अलग बनाता है। तो आप लोग समझ में आया कि एनालिटिकल इंजन क्या है, किसने बनाया था, कब बनाया था और उसका कॉमन फीचर क्या है। तो कॉमन फीचर क्या है? इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना और इसमें प्रोग्रामिंग कर किया जा सके, ऐसा डिवाइस है ये। समझ में? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ में आया तो एक लाइक भी भेज सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे डिवाइस की तरफ। ओके, कोई दिक्कत? अभी इसकी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या होते थे। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स अपीयर इन द अर्ली, मतलब 2000 के आसपास में, जैसे 1999 1900 से लेके 2000 के बीच में ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आए थे। इनका रेंज है कि 1900 से लेके 2000 के बीच में ये आए थे। ध्यान देना, 1900 से लेके 2000 के बीच, इसी को 20 सेंचुरी बोला जाता है। समझ में ना? अभी हम लोग 21वीं सेंचुरी में, यानी हम लोग किसमें है? 2000 से लेके 2100 के बीच में है। तो अभी हम लोग 21वीं सदी में है, लेकिन ये 20वीं सदी में हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था। अब इसमें क्या था कि बोल रहा है कि century and combine the mechanical part with the electrical component such as relay and switches। माने कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा एनालिटिकल इंजन बना था तो उसमें मैकेनिकल पार्ट होता था, मैकेनिकल पार्ट होता था। समझ में आ रहा है ना? और इसमें इन्होंने क्या करा था कि इलेक्ट्रो, माने अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी ऐड करना शुरू हो गया था। कब? 20वीं सदी में। 19वीं सदी में हमारा जो है हमारा एनालिटिकल इंजन आया था, और 20वीं सदी में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर्स आने लगे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आने लगे, जिसमें उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी ऐड होना शुरू हो गया।
एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया गया है रिले एंड स्विच। रिले और स्विच भी ऐड होने हमारे कंप्यूटर में जो एनालिटिकल इंजन है उसमें ऐड होना शुरू हो गया था। अब आते हैं, दीज मशीन्स इंप्रूव द स्पीड एंड रिलायबिलिटी कंपेयर टू द प्योरली मैकेनिकल कैलकुलेटर। जैसे एनालिटिकल जो इंजन था, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो हमारा ये क्या हो रहा है कि जो अभी जैसे एनालिटिकल इंजन था, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड गए, जैसे रिले और स्विच जब ऐड कर दिया जाएगा, तो उससे क्या हुआ ना, वो कंप्यूटर और थोड़ा फास्ट हो गया और मतलब स्पीड में काम करना, इसमें उसका क्या हो गया, रिलायबिलिटी और स्पीड बढ़ गया। मैंने वो क्या हो गया कि उसका फंक्शनलिटी बहुत अच्छा हो गया। समझ में आ रहा आप लोगों को, मैंने वो और डेवलप हो गया, इजी वे में बोले तो और डेवलप हो गया। तो जब अब आपसे कोई भी पूछेगा, बताइए कि एनालिटिकल इंजन मैकेनिकल डिवाइस है कि इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, वो मैकेनिकल डिवाइस है। ध्यान देना आप लोगों को, एनालिटिकल इंजन एक तरह का मैकेनिकल ही डिवाइस है, तो ये ध्यान देना है। तो अभी हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऐड होना शुरू हो गया था कब, 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सदी में मैकेनिकल कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऐड होना, रिले और स्विचेस का उपयोग ऐड होना शुरू हो गया था। उसके बाद से एक कंप्यूटर बना था 1944 में। 1944 में एक ऐसा कंप्यूटर बना था जिसमें स्विचेस और रिले का भी उपयोग किया गया था कंप्यूटर को बना। ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का। और इसमें क्या होता था इस चीज को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इट यूजेड इलेक्ट्रिक रिले टू ऑटोमेट कैलकुलेशन। जो इलेक्ट्रिक रिले होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक रिले, उसके मदद से क्या होता था, कैलकुलेशन होता था। जो इलेक्ट्रिक रिले होते थे उसके मदद से क्या होता था, कैलकुलेशन होता था। अब देखो यहां से कॉन्सेप्ट आ गया कि बताइए कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन होता था वो किसके मदद से होता था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये इलेक्ट्रिक रिले की मदद से कैलकुलेशन होता था। दूसरा बोल रहा है कि इट कुड परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी ये अर्थमेटिक के चारों फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता था। इसकी कैपेबिलिटी है कि चारों फंक्शन कर सकता था। थर्ड जो है बोल रहा है लार्ज एंड स्लो बाय द मॉडर्न स्टैंडर्ड बट मेजर स्टेप फॉरवर्ड। जिसे कहने का मतलब क्या है कि ये जो कंप्यूटर बना ना, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना, वो बहुत लार्ज साइज का बना, मतलब समझो कि एक एक रूम ले लेता था। तो ऐसे साइज का ये कंप्यूटर बना था। ये लार्ज तो था, स्लो था, लेकिन ये स्टैंडर्ड बहुत आगे हो गया इसका। जिसे कहने का मतलब क्या है कि ये इजी टू यूज हो गया। जैसे क्या होता था कि कुछ चीजें भले थोड़ा उसमें मतलब साइज में छोटा था, लेकिन उसको एबेकस तो साइज में वो छोटा है, तो क्या सारी चीजें उसमें कर सकते थे हम लोग, नहीं कर सकते थे ना। लेकिन आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो हार्वर्ड मार्क नाम का जो कंप्यूटर है, वो उसमें क्या होता था, उसका साइज तो बड़ा होता था लेकिन उसका स्पीड और इजी टू यूज था। इजी टू यूज मतलब मैंने किसी को भी इजीली समझ में आ जाए कि कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितना ही अच्छा डिवाइस बना दो, लेकिन अगर कोई ह्यूमन उसको यूज नहीं कर पा रहा है तो इस डिवाइस का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर मान लो कोई डिवाइस बहुत एडवांस लेवल काम कर रहा है, लेकिन उसको कोई डिवाइस उस डिवाइस को किसी को यूज ही करने नहीं आ रहा है, जो बनाया बस उसी को समझ में आ रहा है कि हम इसको यूज कर पाएंगे। अब हम मान लो कि हमको यूज करना था, क्या मैं उतना पढ़ाई करने जाऊंगा, उतना सीखने जाऊंगा फिर से। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि इजी टू यूज हो गया, भले लार्ज हो गया, थोड़ा स्लो कैलकुलेशन हुआ, लेकिन इजी टू यूज हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा फॉरवर्ड हो गया, कन्वीनियंस बढ़ा दिया। चलिए अब आते हैं कि की फ्रेम, इसमें क्या चीजें यूज, तो सबसे पहले तो आपको बता दिए कि इसमें जो इलेक्ट्रिक रिले इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल गियर, इसमें जो गियर यूज होते थे ना, पहले के जो मैकेनिकल डिवाइस उसमें गियर के मदद से ही कैलकुलेशन होते थे। जितना मैकेनिकल डिवाइस होगा उसमें गियर ही उपयोग होगा ज्यादातर। तो उसके जगह पर हमारा इलेक्ट्रिक रिले यूज होने लगे। दूसरा क्या बोल रहा है कि ये लार्जर और स्लोअर था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें अब ऐड होने लगी, जिससे क्या हो गया, अब ये रिलायबल हो गया। रिलायबल का मतलब क्या होगा, इसको प्योरली हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे यूज करना है। समझ में आ रहा। अब आते हैं नेक्स्ट, लिमिटेड प्रोग्रामेबिलिटी वाया द पंचेज टेप और पेपर।
अब इसमें कुछ देखिए, हर एक चीज का एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज भी होगा। क्योंकि अभी ये इवोल्यूशन हो रहा है कंप्यूटर का, तो इसमें भी अभी कुछ कमी थी कि इसमें लिमिटेड था कि माने प्रोग्रामिंग हम लोग लिखेंगे भी तो कितना प्रोग्राम कर सकते हैं भाई, एक लिमिट होता था कितना हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड पंच टेप होते थे। जो रिले होता था, जो ऐसे रिले लगती थी, इलेक्ट्रॉनिक रिले, इलेक्ट्रिक रिले, वो लिमिटेड उसका लेंथ होता था, तो उसमें लिमिटेड ही हम लोग प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो ये इसकी थोड़ा कमी थी। अब आते हैं नेक्स्ट, जो इसका सिग्निफिकेंट क्या था भाई, ये जब आया तो क्या हम लोग को फायदा हुआ, जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में इसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ। तो बोल रहा है मार्केट द ट्रांजिशन फॉर्म। ये एक तो चेंज हो गया कि केवल आपको जो कैलकुलेशन के लिए गियर और व्हील के ऊपर डिपेंड थे, तो उस चीज को चेंज कर दिया। अब हम लोग रिले पे आ गए, इलेक्ट्रिक रील पे आ गए। उसके बाद बोल रहे हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक कंप्यूटिंग। अब देखो, पहले मैकेनिकल कंप्यूटिंग होता था, अब इलेक्ट्रिक कंप्यूटिंग हो गया। समझ में ना, इलेक्ट्रिक कंप्यूटिंग में आ गया हम लोग। ये थोड़ा सा ट्रांजिशन हो गया किससे, मैकेनिकल कंप्यूटिंग से इलेक्ट्रिक कंप्यूटिंग में। कौन से डिवाइस से हम लोग आए थे जी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस की मदद से हम लोग मैकेनिकल कैलकुलेशन से इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन की तरफ हम लोग फॉरवर्ड हो गए, ट्रांजिशन हो गया हमारा, यानी हम लोग थोड़ा आगे निकल गए। अब बोल रहा है कि दी वे फॉर फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इसने क्या करा कि एक हम लोग को आइडिया दे दिया, एक सॉल्यूशन दे दिया कि कैसे हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं होता कि कोई छोटा चीज बनता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है। तो ये चीजें होती है। तो आप लोग समझ में आए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कब आया था। तो 20वीं सदी में आया था, और इसने रिप्लेस करा था गियर को, किसके मदद से, इलेक्ट्रिक रिले की मदद से रिप्लेस कर दिया था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, क्या होता था कि ये थोड़ा लार्ज साइज में होता था लेकिन स्लो होता था। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये था ना कि इसको इजी टू यूज था, और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आसानी से आ जाता था, जिससे इसको और मतलब फास्ट वे में डेवलप किया जा सके। अब इसमें इसका मतलब एडवांटेज क्या हुआ, इसका एडवांटेज हुआ कि इसमें ट्रांजिशन आया कि भाई हम लोग हमेशा मैकेनिकल चीजों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बार बार मतलब मैन्युअली चीजें नहीं करना पड़ेगा। मैकेनिकल में हमेशा आप लोगों को पहले एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, पहले आपको पोटेंशियल भरना पड़ेगा, फिर वो मोशन में आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ये चीजें हो जाती थी। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में ऐसा कुछ होता नहीं है, इसमें ऐसा बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बहुत अच्छा चीज हो गया, अब आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो गया, तो एनर्जी सेविंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आईबीस के आप लोग समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया होगा तो किसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसीलिए बता पाएंगे। सबसे पहले याद रखना है कि कब यह आया था, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो हार्वर्ड मार्क 1944 में जो आया था, उसमें क्या था, किसको रिप्लेस किया गया था, ये चीजें समझना है। इसका साइज कैसा होता था, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अभी तो हम लोग क्या पढ़े थे, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि फर्स्ट जनरेशन किसको बोलते हैं कि 1940 से लेके 1956 के बीच में जितने कंप्यूटर डिजाइन हुए, उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक एरिया होता है कि इस ईयर से लेके इस ईयर के बीच में जो कंप्यूटर डिजाइन हुए उसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। देखो, फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होता था, तो इसमें जो वैक्यूम ट्यूब होता है ना, वैक्यूम ट्यूब, वो वैक्यूम ट्यूब एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का उपयोग होता था। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस एक चीज को दूसरे जो चीजों से जोड़ने के लिए होता था, और वैक्यूम ट्यूब का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए होता था, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल में कौन सा कंप्यूटर, इनियक नाम का एक कंप्यूटर होता है, एक यूनियक नाम का कंप्यूटर होता है। ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। आप एक पिक्चर में देख रहे होंगे कितना बड़ा ये कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन में। जैसे बोला था ना कि आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर एक रूम ले लेता था, तो वही इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि स्टार्टिंग में 20वीं सदी में ऐसा ही कंप्यूटर होता था। अब आते हैं हमारा कि इसमें भाई फीचर क्या है। तो सबसे पहले तो लार्ज साइज होता था, हेवी होता था और एक्सपेंसिव होता था। अब मान लो पूरा एक कमरा ही ले रहा है डिजाइनिंग में, तो समझो कितना है वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना साइज ले रहा है, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। बोल रहे जनरेट लॉट ऑफ हीट, ये हीट बहुत ज्यादा मतलब जनरेट करता था, ये डिसएडवांटेज ही है, इसका एडवांटेज नहीं बोल सकते हम। बोल रहे यूज मशीन लेवल प्रोग्रामिंग।
अब ये देखो, जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते थे ना, मशीन लेवल की करते थे, यानी 0 1 का नाम का कोडिंग करते थे। अब ये C+ जावा इस सब का कॉन्सेप्ट तब नहीं आया था। अभी आते हैं, ये स्लो था, अनरिलायबल था। ये उतना मतलब अगर देखा जाए, अगर सेकंड जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके कंपैरिजन में उतना रिलायबल नहीं था, उतना अच्छा नहीं था लेटर जनरेशन के कंपेयर में। अब आते हैं हम सेकंड जनरेशन को थोड़ा समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या है भाई कि इसका हम लोग इतना मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ये है वो है। तो आते हैं, देखिए सेकेंड जनरेशन में बोल रहा है कि 1956 से लेकर 1963 के बीच में, ये ईयर याद रखना, 1956 के से लेकर 1963 के बीच में हमारा सेकेंड जनरेशन का एरिया आया। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी चेंज हुआ कि जो हमारा वैक्यूम ट्यूब होता था ना, वैक्यूम ट्यूब, उसको रिप्लेस कर दिया किसने? ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर के मदद से हम लोग अब क्या करने लगे? डेटा को स्टोर करने लगे। समझ में आ रहा है? और उसमें उसी की मदद से हम लोग डिवाइस उसमें बाकी कंपोनेंट को भी कनेक्ट करना शुरू कर दिए। तो अब इसमें जो एग्जांपल दिया है वो IBM 1401 जो है वो एग्जांपल है किसका? सेकेंड जनरेशन का एग्जांपल है। अब इसका फीचर क्या है भाई? तो बोल रहा है कि स्मॉलर, फास्टर एंड मोर एनर्जी इफिशियंट। ये क्या हो गया? थोड़ा स्मॉल हो गया, फर्स्ट जनरेशन कंपेरिजन में थोड़ा सा स्मॉल हो गया। अब ये थोड़ा फास्ट भी हो गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब थोड़ा बहुत स्लो होता था। ठीक है, अब बोल रहा है मोर एनर्जी इफिशियंट। अब जो इसका एनर्जी होता था वो बहुत मतलब क्या हो गया? थोड़ा उससे कम लेने लगा। एनर्जी इफिशियंट मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये कम एनर्जी लेता था। बोल रहा है प्रोड्यूस लेस हीट, ये फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम हीट प्रोड्यूस करता था। अब इसमें क्या लिखा है कि इसमें जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, पहला वाला में क्या होता था? मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होता है, इसमें असेंबली लैंग्वेज आ गया। use assembly language and high level language like Fortran and COBOL more reliable and clear cheaper than first generation। देखो ये एक तो रिलायबल हो गया कि मैंने कम प्लेस ले रहा है, समझ में आ रहा है, कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। अब प्लस क्या है कि इसको समझना भी आसान होगा। अब 0 1 में प्रोग्रामिंग करोगे ना तो ऊपर से जाएगा बाबू, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। जब हम प्रोग्रामिंग आप लोग को पढ़ाए, जब जिस सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम प्रोग्रामिंग के भी लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं। तो उसमें जब आप समझोगे तो बोलोगे हाँ सर बाप रे, इतना अभी हिंदी इंग्लिश में इतना हार्ड हो रहा है, तो सोचो 0 1 में कितना हार्ड होता होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये चीजें होती थी। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि सेकेंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज होता था प्रोग्रामिंग के लिए, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। अब आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड नंबर जनरेशन में क्या बोल रहा है कि 1964 में, जो 1964 में क्या हुआ था, 1964 से लेकर 1971 में जो हमारा जो ट्रांजिस्टर था ना उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट में। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? तो जैसे ट्रांजिस्टर जो था ना, पहले जैसे ट्रांजिस्टर में पहले डेटा स्टोर किया जाता था, चाहे उससे कंपोनेंट को ऐड किया जाता था, अब इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता था? ट्रांजिस्टर का ही पार्ट होता है, लेकिन ज्यादा बहुत सारे ट्रांजिस्टर को थोड़ा साइज उसका छोटा कर दिया गया, जिससे क्या हो जाए हमारा कंप्यूटर और छोटा हो जाए। ट्रांजिस्टर का ही स्मॉल साइज कर दिया गया उसको, कोई नया टेक्नोलॉजी ला करके, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट ला करके वो छोटा कर दिया गया। आईसी का उपयोग किया जाने लगा। यानी थर्ड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया किसके मदद से? आईसी के मदद से। इसमें एग्जांपल है IBM सिस्टम 360। ये आपका कंप्यूटर जो है वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। और इसमें देखो, इसमें आप देखो सिंपल सी बात है, अब वो भी स्मॉलर हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, किसका कंपेरिजन में? आपका सेकेंड जनरेशन के कंपेरिजन में ये छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट और सबसे इजी मतलब ये एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है कि बताइए कि कौन सी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया था। तो जो थर्ड जनरेशन है ना उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया था। सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि अभी तो प्रोग्रामिंग ही अभी डेवलप हो रहा है। अभी असेंबली लैंग्वेज आया था, मशीन लैंग्वेज जस्ट अभी सीख हुआ था, तो अभी प्रोग्रामिंग उतना डेवलप ही नहीं हुई थी। लेकिन थर्ड जनरेशन आते आते प्रोग्रामिंग इतना डेवलप हो गया था कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आ गया था। इसमें बोल रहा है इनेबल मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग, जिसे मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते थे और टाइम शेयरिंग कर सकते थे।
मोर पावरफुल एंड मोर अफोर्डेबल। अब देखो अफोर्डेबल का मतलब क्या है। अब देखिए मान लो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोले आपको अपने घर में फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर लगाओ, लगा नहीं पाओगे बाबू, बहुत पैसा लगेगा। सेकंड जनरेशन में भी बहुत पैसा लगेगा, लेकिन थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर को आप ले सकते हो, इतना मतलब रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले तो पावरफुल होगा प्लस अफोर्डेबल होगा, कम से कम पैसे में आप इस चीज को यूज कर सकते हो, अपने लिए भी कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर दे सकते हो। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन में देखो, जो फोर्थ जनरेशन है अभी प्रेजेंट तक है। प्रेजेंट में कहने का मतलब क्या, 1971 से लेकर अभी तक, अभी हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो जो उसमें कैलकुलेशन हो रहा है ना, जो भी चीजें हो रही है, वो माइक्रो प्रोसेसर से हो रहा है, जिसमें सीपीयू आ रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी बताए थे फर्स्ट लेक्चर में। तो इसमें जो भी कैलकुलेशन होता है वो माइक्रो प्रोसेसर की मदद से होता है, जो सीपीयू बनता है वो भी माइक्रो प्रोसेसर की मदद से ही बनता है। इसमें एग्जांपल बोल रहा है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे जो एग्जांपल हैं वो फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर है। अब इसमें बोल रहा है कि वेरी स्मॉल फास्ट एंड चीप। अब देखो बहुत छोटा हो गया, फास्ट भी हो गया और पैसे में भी कम आ जाएगा, और ये फ्लेक्सिबल, एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाएंगे। और इसमें सबसे फोर्थ जनरेशन का सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट कब आया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो फोर्थ जनरेशन में हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट, जैसे आप लोग आइकन पर क्लिक करते हैं ना कि इस आइकन से ये होता है, इस आइकन से वो होता है, का आइकन के मदद से अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है वो हम लोग अच्छे समझेंगे, जब आगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आगे हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग इतना समझते हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग हमारा किसके कौन से जनरेशन में आया था जी, फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आया था। आपसे देखना जीयूआई का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसमें इंटरनेट और नेटवर्क का भी कॉन्सेप्ट आया था। देखो इसके पहले भी कंप्यूटर में इंटरनेट उस सब का उतना नहीं आया था, लेकिन इसमें इंटरनेट, और जैसे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ जनरेशन में बहुत मतलब बहुत सारी चीजें नहीं आई। एक तो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, दूसरा एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट आ गया। समझ में आ रहा है ना। यूज इन होम एंड ऑफिस, इसका उपयोग हम लोग होम पे भी कर सकते थे, ऑफिस में भी कर सकते हैं, अभी भी करते हैं, जैसे अभी घर पे हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आते हैं फिफ्थ नंबर, थोड़ा सा एडवांस लेवल में आते हैं। अब बोल रहा है फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो प्रेजेंट है अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, और फ्यूचर ये एआई बेस कंप्यूटर आने वाले हैं। अब बोल रहा है एआई, मशीन लर्निंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। अभी क्वांटम कंप्यूटर बन रहे हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, तो इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्वांटम फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे, आप उसमें देखेंगे कि जो चीजें दिखाई दे रही है एक्चुअल में वो नहीं हो रही है, जो हो रही है वो एक्चुअल में जो दिख नहीं रही है। तो ये चीजें होती है क्वांटम फिजिक्स में, आप अगर पढ़ोगे तो समझोगे। अभी हम बस इतना समझते हैं कि एआई का जो कॉन्सेप्ट कंप्यूटर में जो आया है वो अभी प्रेजेंट और फ्यूचर की कंप्यूटर में है। इसमें बहुत सारा चीज ऐड होने वाला है। अभी हम लोग अब देखते हो वॉइस से बोल देते हैं, कुछ भी हो जाता है। इंटरव्यू पहले कीबोर्ड के मदद से ही हम लोग इनपुट लिखते थे, लेकिन अभी क्या है, आपको असिस्टेंट आ गया है, सब गूगल असिस्टेंट आ गया, ठीक है, सीरी आ गया है। तो ये सब आ गया है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। अब इसका एडवांटेज क्या है भाई, बोल रहा है कि फोकस ऑन मेकिंग कंप्यूटर इंटेलिजेंट। कंप्यूटर को अब दिमाग दे रहे हैं हम लोग। पहले कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन अब कंप्यूटर को ही हम लोग दिमाग दे रहे हैं। कंप्यूटर खुद सोच के बता सकता है, कि उसको कुछ डेटा दोगे ना तो बता सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति को ये खाने में पसंद है, ये ऐसा है, रोज ये इतने बजे उठता है, ये करता है, तो मोटा होगा कि पतला होगा, हेल्दी होगा कि बीमार होगा, वो बता देगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस लेवल का कंप्यूटर डेवलप हो गया। अब बोल रहा है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रोबोटिक्स। अब जैसे हम लोग पहले कंप्यूटर क्या आता था, नेचुरल लैंग्वेज को करना उसके लिए डिफिकल्ट होता था। मशीन लैंग्वेज अभी क्या है, नेचुरल हम लोग जो भी भाषा बात कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, ये तुरंत सुनेगा, तुरंत प्रोसेस करके रिजल्ट दे सकता है। क्वांटम कंप्यूटर प्रोमिस मेसिव स्पीड अप। जैसे कोई 10 साल में कोई प्रोसेसिंग कर रहा है, जो फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर है, उसको 10 साल लग रहा है किसी चीज को प्रोसेस करने में, तो ये आपको 10 दिन में प्रोसेस करके दे देगा आपका क्वांटम कंप्यूटर, जो कि फ्यूचर में आने वाला है। और स्टिल अभी वो काम हो रहा है, स्टिल अभी डेवलपमेंट और रिसर्च फेज में है जो हमारा कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर। तो ये हमारा रहा हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ
कंप्यूटर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, तो आपका टेस्ट होगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या सीखा इस लेक्चर से। तो चले टेस्ट देने के लिए आप लोग रेडी है? आर यू रेडी? अरे यार आप लोग का एनर्जी डाउन हो गया यार। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशन एंड एडवांटेज है इस जनरेशन का, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसके मदद से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, इसमें एक टेबल दिया हुआ है कि कौन सा जनरेशन में क्या यूज होता था, इसका पीरियड, टाइम पीरियड क्या है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम लोग टेस्ट की तरफ पढ़ते हैं कि टेस्ट क्या होगा, आप लोग का क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है व्हिच डिवाइस इज कंसीडर द फर्स्ट अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। आप लोग सबसे पहले ही बताओ कि कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला डिवाइस क्या यूज होता था, बताए थे लेक्चर में। तो बताओ आंसर। इसका आंसर होगा बी, एबेकस। सिलेट में लगा रहता था रॉड वाला, बीट्स और रॉड की मदद से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज। अच्छा, ये आपको बताना है कौन सा होगा। अरे भाई आपका सेकेंड जनरेशन में, सॉरी फर्स्ट जनरेशन आप लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन में इनियक का नाम सुने आप लोग? फुली नहीं था लेकिन वो आपका आंसर होगा। वेरी गुड, फुली था। इनियक जो है हमारा, वो फर्स्ट जो है ना फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये ध्यान देना आप लोगों को। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। बोल रहा है कि कौन से जनरेशन का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। तो फर्स्ट जनरेशन में होता था कि सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ, अभी पढ़ा है जस्ट। इसका आंसर होगा फर्स्ट। फर्स्ट जनरेशन में डेटा को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फर्स्ट व्हाट रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के जगह पर कौन सा नया टेक्नोलॉजी यूज आया था। आंसर बताओ, अभी जस्ट पढ़े हो आप लोग। इसका आंसर होगा बी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया था, ठीक है। थोड़ा भाई थोड़ा रिकॉल करो। अब आते हैं नेक्स्ट। बोल रहे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम, माने प्रोग्रामिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस भाई। अब कौन लेकर आया था भाई प्रोग्रामिंग को स्टोर करने के कॉन्सेप्ट, कौन लेकर आया था। तो इसका आंसर होगा आपका बी, जॉन वॉन न्यूमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लेकर आया था, ठीक है। आगे बढ़े। एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब आप लोग पढ़ोगे ना, तब जॉन वॉन न्यूमैन के बारे में आप लोग पढ़ोगे। एक्चुअली ये बेसिक कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्वेश्चन में रखा ताकि आपका एक भी ऐसा मिस ना हो जाए कि सर ये पढ़ाया नहीं था, ये पूछ दिए। तो इसलिए इसको मैंने ऐड किया हुआ है ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर केम इनटू यूज इन विच जनरेशन। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन से जनरेशन में आया था। आपका आंसर है सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
4th जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया था, जो कि अभी भी करंट में यूज हो रहा है। अब आते हैं कि द एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप बाय, एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप करा था? भाई ये तो बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज। आंसर बी। चलो नेक्स्ट, विच जनरेशन इट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया था? जल्दी बताओ जल्दी। आंसर होगा सी, 3rd जनरेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज कंसीडर द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, कौन से डिवाइस को सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता था? तो जो कि ये आंसर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एबेकस नाम का डिवाइस है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि जो हार्वर्ड मार्क जो नाम का एक कंप्यूटर है वो किसका एग्जाम्पल है? बताओ, मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल है, कौन सा है बताओ? तो इसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का ये एग्जाम्पल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है तो मैंने इसको जानबूझ के 2 बार आपसे पूछ लिया। चलो ये आपका टेस्ट क्या हो गया? तो फाइनली आप लोगों का टेस्ट भी कंप्लीट हो गया, लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, और ये लेक्चर 1 घंटे का गया। हालांकि इसमें टॉपिक लिमिटेड थे, लेकिन क्या है, मैं कम भी समय में आप लोगों को बता सकते थे, लेकिन क्या चीजें मैं चाहता था कि आपको क्लियरली समझ में आए। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इसमें क्या चेंजेस हमको करना चाहिए वो सजेशन भी आप दे सकते हो। ठीक है, और आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले वो आपको ये दिखा दिखा दिए हैं ऑलरेडी टेबल में कि क्या चीजें हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 स्टार्ट होने वाला है, उसमें टेस्ट भी रहेंगे, ध्यान देना सारे लेक्चर में आपको टेस्ट रहेगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि सर जो चीजें समझा रहे हो एक्चुअल में उन लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप जरूर नहीं कि आप हमसे ही लेक्चर देखें, कहीं और से भी देख सकते हैं, लेकिन समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। और टेस्ट तो आप लोग कंपलसरी देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी पूरा लेक्चर देखने के लिए सबसे पहले थैंक यू, और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही लेकर आने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।